छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट ने एनएसयूआई की नई कार्यकारिणी की शपथ ग्रहण समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि मुझे खुशी है कि नीट का मुद्दा देश में एक ज्वलंत मुद्दा बन गया है और जिसे राहुल गांधी ने लोकसभा में उठाया था। सरकार के पास इस मुद्दे पर कोई जवाब नहीं है और वह अंधी हो गई है और बहरे भी हो गए हैं। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि हम सभी को इस बारे में जवाब तलाशना चाहिए कि ये पेपर लीक कैसे होते हैं। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। और मुझे खुशी इस बात की है कि अब जब देश में ये नीट का मुद्दा ज्वलंत मुद्दा बन चुका है, नौजवानों के भविष्य को जानबूझ के खिलवाड़ कर रहे हैं, उसका बीड़ा राहुल गांधी जी ने लोकसभा में उठाया है। आप सब यहां नौजवान साथी बैठे हैं और हम सब जानते हैं इस देश में परीक्षा पास कर नौकरी पाना बड़ा कठिन, जटिल, मेहनतकश, तपस्या त्याग करने के बाद एक बच्चा बच्ची नहीं करते, पूरा परिवार करता है। उन परीक्षा की तैयारी करना, लाखों लाख बच्चे बैठते हैं चंद नौकरियों के लिए, कितनी प्रतिस्पर्धा होती है और लोग क्या क्या यातनाएं झेलकर अपने बच्चे बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजते हैं। और उसके बाद जो पूरे देश में आज इतना बहुत बड़ा कांड बन चुका है, उस नीट की परीक्षा का सरकार के पास कोई जवाब नहीं है। अंधी बहरी होकर सरकार बोल रही नहीं, कोई घपला नहीं हुआ, कुछ जगह गड़बड़ी हुई है। हम सब आज एनएसयूआई के कार्यक्रम में आए हैं, हमको ये जवाब लेने होंगे ये पेपर लीक होते कैसे हैं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। झारखंड विधानसभा मानसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक हुई। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बैठक में शामिल हुए और साथ ही साथ आपको बताते चले कि सर्वदलीय बैठक पर झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सवाल जवाब दोनों आते हैं। सवाल जवाब का वातावरण भी आप लोग देखते होंगे और सदन में जितना समय रहता है उसके अनुरूप हम पूरी कार्रवाई में हिस्सा भी लेते हैं। बिहार के विधानसभा परिषद में विपक्ष की नेता और राजद नेता राबड़ी देवी ने अन्य एमएलसी के साथ राज्य विधानसभा में राजद विधायक रेखा देवी पर उनकी टिप्पणी को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ बिहार परिषद में विरोध प्रदर्शन किया। वहीं आपको बताते चले कि बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता राबड़ी देवी ने कहा कि वे महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। मैं लल्लन सिंह से पूछना चाहती हूं कि उनकी मां और पत्नी कितनी पढ़ी लिखी हैं कि वह दूसरी महिलाओं पर आरोप लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बार बार महिलाओं का अपमान करने के लिए माफी मांगनी चाहिए। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। नारा लगाना है, विकास पर बोला चाहे दलित महिला की उसको तो अपमान हुआ, दलित महिला का अपमान किए बैठिए, कोई कुछ नहीं जानती है। हम ले आने वाला हम ही हैं, तो कौन मतलब ले अरे मैडम जब बोल रही है महिला का आरक्षण हम लोग सरकार से जब मिला था पहली बार, हम लोग बहाली भी करते थे तो हाई कोर्ट से ये लोग रोक लगवा देता था। अपना टीचर के बहाली होता देखे ना, हाई कोर्ट से जाकर रोक लगवाए कि चिट्ठी मत बटवाइए। सब गंदा काम तो ये लोग करता है बीजेपी जदयू वाला। महिलाओं का अपमान हम क्या बोले थे, जी न्यूज वाला डिबेट कर दिया, क्या बोले थे, कुछ गलत बात नहीं बोले थे। ललन सिंह जो बोले हैं कि आप जानते हैं नहीं है मीडिया के लोग कि लंबा दस्तखत करती है, बजट के हाल क्या जाने गई, क्या बोलेगी। महिला का अपना नहीं हुआ। हम पूछना चाहते हैं ललन जी से कि अपना माँ के, अपना औरत के कितना तक पढ़ाए लिखाए हैं कि दूसरा महिला पर आरोप लगाते हैं और सर्टिफिकेट दे तो ले आकर दे सर्टिफिकेट, उनका महिला कितना पढ़ी है, उनका माँ कितना पढ़ी है। हम मान सम्मान करते हैं महिला, लेकिन उनको माफी मांगना चाहिए। ललन सिंह का माननीय मुख्यमंत्री जी को माफी मांगना चाहिए।
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आम बजट की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि बजट को भारतवासियों की आकांक्षाओं को साकार करने वाला बताया और साथ ही उन्होंने आगे यह भी कहा कि इससे विकसित भारत के संकल्प को नई दिशा और गति मिलेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह भी कहा कि मैं धन्यवाद करता हूं कि इस बजट में 5,000 करोड़ से अधिक की धनराशि का प्रावधान उत्तराखंड के अंदर रेल के विस्तार के लिए किया गया है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। धन्यवाद करता हूं कि इस बजट में 5,000 से अधिक करोड़ की धनराशि का प्रावधान उत्तराखंड के अंदर रेल के विस्तार के लिए, पुराने जो हमारे रेलवे स्टेशन है उनके नवनिर्माण के लिए, सौंदर्यीकरण के लिए और नई रेल लाइनें भी आगे के लिए उसकी डीपीआर बनाने के भी जो प्रस्ताव उन्होंने वहां रखे हैं, निश्चित रूप से हमारे उत्तराखंड के लिए ये बहुत ही विकास के लिए बहुत अच्छी बात है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और रेल मंत्री जी का धन्यवाद। महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री और एनसीपी एससीपी नेता अनिल देशमुख ने कहा कि कल मैंने देवेंद्र फडणवीस के ऊपर आरोप लगाए थे कि 3 साल पहले देवेंद्र फडणवीस ने मुझ पर केंद्र शासन के जरिए दबाव डाला था और मुझसे उस समय उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, अजीत पवार के खिलाफ झूठा आरोप लगाने के लिए कहा था। जो आरोप मैंने देवेंद्र फडणवीस पर लगाए थे कि उन्होंने मुझे झूठे आरोप में फंसाया, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग मेरे पास है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। मैंने जो देवेंद्र फडणवीस इनके ऊपर जो आरोप किया था कि देवेंद्र फडणवीस ने 3 साल पहले मेरे ऊपर दबाव लाया था केंद्र शासन के जरिए मेरे ऊपर दबाव लाके देवेंद्र फडणवीस ने मुझे उस वक्त उद्धव जी ठाकरे के खिलाफ में एफिडेविट करने के लिए बोला था, आदित्य ठाकरे के खिलाफ में झूठा एफिडेविट करने के लिए बोला था, अजीत पवार के खिलाफ झूठा एफिडेविट करने के लिए बोला था। उसका कल मैंने बयान कल सब माध्यम को दिया है और जो मैंने देवेंद्र फडणवीस के ऊपर आरोप लगाया था कि उन्होंने मुझे झूठे आरोप में फंसाया और हमारे सब नेता के ऊपर आरोप करने के लिए मुझके ऊपर दबाव डाला था, एफिडेविट करने के लिए बोला था, उसका सभी वीडियो रिकॉर्डिंग मेरे पास में है। ये पेन ड्राइव है, कोई मुझे चैलेंज करेगा तो मैं ये पेन ड्राइव के जरिए मैं पूरा उसका खुलासा करूंगा। उसी प्रकार कल देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि उनके पास मेरे बारे में कुछ वीडियो क्लिपिंग्स है। वो वीडियो क्लिपिंग में मैंने कुछ शरद पवार साहब के बारे में बोला है, कुछ उद्धव ठाकरे के बारे में बोला है। मेरा जाहिर आह्वान 23 जुलाई 2024 भारत के लिए बड़ा ही अहम दिन था। दरअसल आपको बताते चलें कि 23 जुलाई को सदन में बजट पेश किया गया था और जिसके बाद मोदी 3.0 का पहला बजट यह पेश हुआ था, जिसमें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया था। तभी से बजट को लेकर बयान पर बयान आए जा रहे हैं। कुछ नेता बजट को बहुत ही सराहनीय पूर्ण बता रहे हैं तो कुछ नेता बीजेपी बचाव कार्य वाला बजट बता रहे हैं। वहीं इस पर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और आरजेडी के अध्यक्ष लालू यादव की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि यह निराशाजनक था। बिहार को विशेष दर्जा न मिलने पर उन्होंने कहा कि उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आत्मसमर्पण कर दिया है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। निराशाजनक रहा और ये कुछ नहीं बोल रहे इस विषय पर, चुप रहे नीतीश जी। नीतीश कुमार बिहार के मुंगेर में सावन के शुरू होते ही असरगंज के से लेकर कुमारसार तक रुंझुन जो कावड़ है उसके लगे घंटियों के आवाज के बीच कावड़ियों का
बाबा धाम जाने का सिलसिला लगातार जारी है और ऐसे में उनके विश्राम के लिए बिहार सरकार के द्वारा विशेष इंतजाम किए गए हैं। 1 महीने तक चलने वाले इस मेले में कांवड़ियों को अच्छी व्यवस्था मिले, इसको लेकर मुंगेर जिला प्रशासन ने मुंगेर जिला अंतर्गत पड़ने वाले 26 किलोमीटर कच्ची कांवड़िया पथ पर 2 टेंट सिटी का निर्माण करवाया गया और इस टेंट सिटी में 200 बेड दिए गए हैं। और जो कि आपको बताते चले कि हर बेड पर गद्दा, तकिया और चादर भी दी गई है। साथ ही साथ टेंट सिटी में मैनेजर सुधीर सिंह ने इस पर जानकारी देते हुए बताया कि मुंगेर जिले के कच्ची कांवड़िया पथ पर 2 जगहों पर टेंट सिटी का निर्माण किया गया है और जिसमें धोबाई और रामपुर पंचायत के खेरा गांव के कच्ची कांवड़िया पथ पर लगाया गया है। और इस टेंट सिटी के अंदर तमाम तरीके की जो फैसिलिटीज़ हैं उनको ध्यान में रखते हुए तमाम विशेष जो आयोजन हैं वो भी किए गए हैं, जिसमें कि आपको बताते चले कि शुद्ध पेयजल, शौचालय और साथ ही साथ एक झरना भी बनाया गया है। व्यवस्था तो इतना अच्छा व्यवस्था है, देखिए रहे बेड मिल रहा है, पंखा है, प्रोग्राम हो रहा है, सब है, सब अच्छा शौचालय भी है। आनंद मेले के लिए भजन, हाँ, आनंद मेले के सौदे में शुरू होगा। पटना से कोई आई है तो कैसा मजा आ रहा, आनंद आ रहा? हाँ, अच्छा आनंद आ रहा है। कांवड़िया का पूरा भीड़ है, देखिए रहे हैं आप, चल रहा है कांवड़िया कितना भारी मात्रा में बेड लगा कर। हाँ, पहली बार इसमें हम फर्स्ट बार आ रहे हैं, हम 5 साल से आ रहे हैं, इसमें फर्स्ट बार आ रहे हैं। पहली बार टेंट सिटी। हाँ, कैसा लगा? अच्छा लगा। मेरा नाम सिद्धांत तिवारी हुआ, सिद्धांत तिवारी। यूपी के बिजनौर में भाजपा नगर चेयरमैन के बेटे अभिनव सिंह ने बुजुर्ग दंपत्ति पर हमला किया। एसओसीआई मीडिया पर सबूतों के बावजूद भी आपको बताते चले कि सोशल मीडिया पर सबूतों के बावजूद भी पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है और 70 वर्षीय रिटायर्ड बैंक मैनेजर और उनकी पत्नी पर भाजपा नेता डॉक्टर बीरबल सिंह और मैनेजर और बिजनौर के नगर चेयरमैन के बेटे अभिनव सिंह ने उनके घर में घुसकर जानलेवा हमला किया, जो कि सीसीटीवी में साफ तौर पर देखा जा सकता है। आपको बता दें कि यह जो वीडियो है वो यूपी के बिजनौर का है और अब यह वीडियो अधिक इसलिए वायरल हो रहा है क्योंकि इस वीडियो को एक्स पर पोस्ट करते हुए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि कहां सो रहे हैं सीएम योगी, क्या पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए भाजपा जिलाध्यक्ष से एनओसी ले रही है? शर्म कर लें, सीएम योगी के उनके संरक्षण में यूपी जंगल राज बन चुका है और यूपी में गुंडे बदमाशों को सीएम योगी का सीधा संरक्षण प्राप्त है। और साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि गुंडे बदमाश आमजन को मार रहे हैं, पीट रहे हैं और इज्जत लूट रहे हैं, साथ ही साथ डकैती भी कर रहे हैं। तो ये जो वीडियो है वो उस समय सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें मैं एक बार आपको यह वीडियो पूरा दिखाना चाहूंगी। अभी कपड़े पहन और उनसे जाके माफी मांग, दोनों से 10 दिन हुआ बिल्कुल काम है, ऐसा नहीं है कभी, अभी नहीं बोल सकता, अभी नहीं जाने नहीं बेटा, नहीं बदतमीजी कौन सी तमीज है? बदतमीजी का मुंह नहीं, हमारी तमीज है, तुम्हारी तमीज है, बदतमीजी का मुंह नहीं, तमीज का मुंह। जाओ औरत है। हाँ, रिएक्शन मैं भी दे सकता हूँ, बहुत हो गया, बहुत हो गया, देख लिया।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय बजट पर दिल्ली के वित्त मंत्री आतिशी का कहना है कि 2 दिन पहले बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने केंद्रीय बजट पेश किया था। दिल्ली सरकार ने यह मुद्दा उठाया है कि कैसे दिल्ली सरकार और दिल्ली के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। 2.60 लाख करोड़ और दिल्ली के लोगों की मांग थी कि दिल्ली को बजट से इसका कम से कम 5% मिलना चाहिए, लेकिन दिल्ली के लोगों को निराशा मिली है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। दिन पहले भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार ने संसद में देश के सामने देश के लिए एक बजट प्रस्तुत किया। दिल्ली सरकार ने इस मुद्दे को उठाया कि किस तरह से दिल्ली सरकार के साथ, दिल्ली के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, सौतेला व्यवहार हो रहा है। कि दिल्ली के लोगों ने 2023-24 में, अगर मैं सिर्फ इनकम टैक्स के आंकड़े देखूं तो दिल्ली के लोगों ने 2,07,000 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स दिया। लेकिन जब बजट के आंकड़े सामने आए तो जो दिल्ली के लोगों की डिमांड थी कि इसका 5% हिस्सा, मात्र 5% हिस्सा दिल्ली वालों को मिलना चाहिए, यानी 5,000 करोड़ दिल्ली की सरकार को मिलना चाहिए शेयर इन टैक्सेस, तो दिल्ली वालों को इस पर निराशा मिली और दिल्ली वालों को कुछ भी शेयर इन टैक्सेस इस बजट में नहीं मिला। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के कई नेता सामने आए। उन्होंने कहा कि नहीं, दिल्ली सरकार झूठ बोल रही है, दिल्ली सरकार को शेयर इन टैक्सेस नहीं मिलता, लेकिन दिल्ली सरकार को बजट में बहुत कुछ और मिलता है। तो मैं आज पिछले 10 साल के केंद्र के बजट से आंकड़े लेकर आई हूं। जो डिमांड 57 होती है यूनियन बजट में, जिसका नाम होता है ट्रांसफर्स टू दिल्ली। मैं चाहूंगी कि दिल्ली के लोग बजट के ये डॉक्यूमेंट्स निकाल के देखें। ट्रांसफर्स टू दिल्ली डिमांड 57 यूनियन बजट की जो है, उसके आंकड़े निकाल के देखें तो साफ हो जाएगा कि किस साल कितना पैसा दिल्ली वालों को मिला है। और ये केंद्र सरकार के अपने आंकड़े हैं, ये मेरे आंकड़े नहीं हैं। तो अगर आप इस साल का अगर एलोकेशन देखिए, 2023-24 में दिल्ली वालों ने 2,07,000 करोड़ का इनकम टैक्स दिया। सब हेड मिला के, जिसमें शेयर इन टैक्सेस, compensation to 1984 victims, grants towards contribution to Union Territory Disaster Response Fund, normal central assistance, additional central assistance under as loans and advances, और capital funds for creation of physical and social infrastructure in GNCTD। ये 7 मद हैं डिमांड 57 में, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे थे कि जी बहुत और हेड में पैसा मिलता है। 7 हेड हैं डिमांड 57 में, जिसमें दिल्ली को पैसा मिलता है। तो जब दिल्ली वालों ने 2,07,000 करोड़ का टैक्स दिया, तो इस 2,07,000 करोड़ में से दिल्ली वालों को कुल एलोकेशन मिला 8.5 हेड मिला के। शेयर इन टैक्सेस तो 0 मिला, सारे हेड्स मिला के मिला 1,168 करोड़, 1168 करोड़, जो 0.4% भी नहीं। महाराष्ट्र के पुणे स्थित पिंपरी चिंचवड में इंद्रायणी नगर में बिजली ट्रांसफार्मर में भीषण आग लग गई। फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचे और जिसपे कि आपको बताते चले कि फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। घटना में किसी के घायल होने की भी कोई खबर नहीं है और फिलहाल जो स्थिति है वो सामान्य हो चुकी है। आपको बताते चले कि आग लगने का कारण फिलहाल अभी तक भी पता नहीं चल सका है।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। बिहार थाना इलाके के खंदक पर मोहल्ले में ससुराल में युवक की पीट-पीटकर हत्या किए जाने की सनसनीखेज घटना सामने आई है। युवक के शव को कमरे में छोड़कर पत्नी और ससुराल वाले घर छोड़कर फरार हो गए, जबकि पुलिस पलंग से फंदा लगाकर आत्महत्या की बात बता रही है। वहीं आपको बताते चले कि युवक के पिता किशोरी यादव का आरोप है कि सूरत में साड़ी फैक्ट्री में वह काम करता था। 25 दिन पूर्व जो है ससुराल आया था। पत्नी और ससुर कमाए हुए रुपए की मांग कर रहे थे। वहीं आपको यह भी बता दें कि जानकारी यह भी सामने आई है कि रुपए देने के बाद भी उसके साथ मारपीट की गई। हालात बिगड़ने पर उसे निजी क्लिनिक में भर्ती होने की बात जो है वो पिता की ओर से कही गई थी। जब परिवार के लोग अस्पताल पहुंचे तो वहां कोई नहीं था। इसके बाद उसके ससुराल पहुंचे, जहां वह कमरे में मृत पड़ा था। उसके बाएं हाथ और दाहिने पैर में प्लास्टर किया हुआ था और गले में फंदे का निशान था। इसी से परिवार वालों को आशंका जाहिर की जा रही है कि उसकी पीट-पीटकर हत्या कर दी गई और जिसके बाद उसे पलंग से फंदा लगाकर घटना को आत्महत्या का रूप दिखाने के लिए यह सब किया गया। वहीं आपको बताते चले वे परिवार वालों का लगातार यही कहना है कि जिसका हाथ और पैर टूटा हुआ है वह व्यक्ति आखिर कैसे फांसी लगा सकता है। बेटा को मारपीट के लाठी पहना पत्थर से चूर के मार दिया। कौन कौन मारा है? गोलन यादव के बड़का बेटा राहुल और उसका बेटा छोटका एक और समधी। गोलन हुआ समधी। अच्छा। उसका बड़ा बेटा राहुल हुआ और छोटका बेटा मिल करके मारा है। हाँ, उसका नाम भुला रहे हैं। अच्छा तक कोई विवाद है? पैसा कमा के मांगता था, पैसा देता था, कहता था कि नहीं देता। तो ये रहा लेकिन कहाँ फिलहाल? सूरत में। अब लौट के कहाँ आए थे? सूरत में ससुराल। तब मैंने कौन लोग मारा इनको? ससुर साला कौन कौन? हाँ, वही सब मिलके। सब मिलकर मारा है। तब मैंने कोई पैसा का विवाद है? पैसा मांगता था उससे, 2 लाख कमाइलो। पैसा दो हमको। पैसा देता। जमीन ब्रोकर था ना उसकी। हाँ। के बेटा को मार हुआ कुल बजरा को जा लो, कोई नहीं गेलियो था। हमरा पहले खबर कर दिल को बाबू हमारे कुछ नहीं हलो, ऐसे काट होल पड़ल हलो, कोई नहीं हलो घरवा में। सब फरार है। हाँ, सब फरार है। कोई नहीं हलो। तब मैंने आपको जानकारी क्या मिला? हमरा ओकर मामू फोन किल को जानकारी किसी को नहीं दिया। भर्ती है कोरा ओकरा ही कोची का है डॉक्टर ही नहीं जीवन ज्योति में। जीवन ज्योति ने भर्ती तो ओकरे ही खोजे गेलियो। त कैसे इनकर हत्या होला है? हत्या कैसे होला? अब कैसे पीट करके पीट के हत्या कर दिया। ये कुल नोहवा से चूरल हको, काट होल हको, कुल भागल हको, कोई नहीं। तो कोई विवाद हुआ हला है? नहीं विवाद। कोई विवाद हला है? विवाद कुछ नहीं हलो। पति पत्नी में अकेले रहती की? पति पत्नी एगो मर गेल हल बउआ, तो एगो मर गेल त ई केल की सरिया एकरे से कर लेती। उ बेटवा पहला हको, एगो पछला हको। हां, दुनू पटनी नहीं रहा को। आ जे सास ससुर के बदनामी दे को, दुनू में पटनी रह को। कहे कि तू पैसा माई बाप के दे। हाँ, आई माई बाप के एकरा सास ससुर के ला के दे है। आई के कहा है कि कहा है माई बाप के सटे नहीं दे है। कुल है छोड़ दल के ससुर ससुर यही है। ये हम की नाम होले अपने के? हुआ कुल बजरा। बिहार के नालंदा में कृपागंज निवासी किसान संतोष कुमार और गृहिणी ललिता देवी के बेटे अभिषेक कुमार ने केंद्र सरकार श्रम ब्यूरो में इन्वेस्टिगेटर पद पर सफलता पाकर जिले का मान बढ़ाया है। इस 4 पद के लिए देश भर के लाखों युवा परीक्षा देते हैं। वहीं आपको बताते चले कि इस सफलता से उनके हौसले बुलंद हो गए हैं। अभिषेक जो है उनके IAS बनकर देश व जनता की सेवा करना चाहते हैं और उनका सपना है कि गरीबों की सेवा की जाए। मुझे बहुत खुशी मिल रही है कि इसने 2 सीट पे सिलेक्शन हुआ, भारत में 2 सीट पे सिलेक्शन हुआ और नालंदा जिला का नाम रोशन किया, अपने गांव कृपागंज का नाम रोशन किया और इससे मैं बहुत खुश हूँ। और इससे यही कहना चाहता हूँ कि इससे भी आगे बढ़े। मुझे बहुत मैं इस मुकाम पे पहुँचा हूँ, इसके पीछे बहुत सारा त्याग है मेरे पेरेंट्स का, मेरे गुरुजनों का आशीर्वाद रहा। और आज 2 सीट पे मेरा चयन जो हुआ, इसमें प्राथमिक श्रेय जो है मेरे पिताश्री को जाता है, क्योंकि
मैं जब भी डिमोटिवेट हुआ हूँ, उन्होंने हमेशा मुझे मोटिवेट किया और नेपोलियन बोनापार्ट का हमेशा उन्होंने जीवन का संदेश हमें सुनाया है कि चाहे सीट 1 हो या 2 हो, तो कभी इससे घबरानी नहीं चाहिए, तुम लगन और मेहनत से निरंतर पढ़ते रहो। और मेरे पिताजी एक किसान हैं, जो किसान होते हुए भी मुझे आज इस मुकाम पे पहुंचाया, तो मैं अपने आप को धन्य मानता हूं कि मैं ऐसे परिवार में मेरा जन्म हुआ और ऐसे पिता माता का संरक्षण में मैं आगे बढ़ा। और जो भी आज हूँ मैं अपने माता पिता के त्याग की वजह से हूँ, वरना मेरा कोई अस्तित्व नहीं है। क्या संदेश देना छात्र छात्राएं को? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि निरंतर पढ़ाई करना और अपने माता पिता का संरक्षण में रहना, और चाहे कितनी भी विपदा मुसीबत या फिर कभी कभी पढ़ाई में भी डिमोटिवेशन आ जाती है, तो उस सारे मुकाम से आप उस बिहार के पूर्वी चंपारण जिला मुख्यालय मोतिहारी में पिछले महीनों गैंगरेप के बाद हत्या का मामला सामने आया था। मुफस्सिल थाने के मनरेगा पार्क के पास एक लड़की का शव मिला था, जिस लड़की को सभी मरा हुआ समझ रहे थे और उसे पुलिस ने मंगलवार की रात करीब 8 बजे के करीब जिंदा जो है वो लड़की मिली है, जिसमें कि आपको बताते चले कि बुधवार को इस कांड का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। इस मामले में जो कहानी सामने आई है वह काफ़ी हैरान करने वाली है। जी हाँ, आपको बताते चले कि गैंगरेप, मर्डर और फिर पिंडदान और इसके बाद लड़की के जिंदा सामने आने की बात को लेकर सवाल उठ रहे हैं। सवाल यह है कि जिस लड़की के शव की पहचान पीड़िता के परिजनों ने की थी वो किसका था। जब लड़की की हत्या हुई ही नहीं तो गिरफ्तार आरोपियों ने पुलिस के सामने गैंगरेप के बाद मर्डर की बात को क्यों कबूला। आपको बताते चले कि लड़की के परिजनों ने उसका गया मुक्ति धाम में पिंडदान तक कर दिया था, लेकिन अब लड़की ने जो जानकारी दी है वह इस मामले को और भी उलझा रही है। आपको बताते चले कि बकोली लड़की पर वह अपने घर से 16 जून की रात कुरकुरे चिप्स खरीदने के बहाने से बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए निकली थी, और जिसमें आपको बताते चले कि बॉयफ्रेंड नौशाद राजा से मिलने के लिए जो है वो घर से निकली थी, लेकिन इस बीच कुछ लोगों ने मारपीट की, जहां से अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग निकली। और इसी बीच जो ग्रामीण मुन्ना पासवान था उसका घर पहुंची वह, और जिसके बाद मुन्ना ने पड़ोसी जो वहां पर रहते थे उसे जबरन टेम्पो में बिठाकर उसे वहां से ले गए और बारी बारी से उसके साथ दुष्कर्म किया गया। फिर वहां से उसे छतौनी ले जाकर छोड़ दिया गया, और जहां आपको बताते चले कि वहां से बस पकड़कर उक्त लड़की तक रोलिया जो है वो पहुंच गई, जहां वह बता रही है कि वह कुछ दिन तक अपने रिश्तेदारों के यहाँ थी। उसने अपने घर वालों से किसी भी तरीके का संपर्क नहीं किया क्योंकि लड़की बेहद ही भयभीत थी। हमरा के रातू बतैलक लोग जे हाँ एगो लड़की आयल बा, हम नहीं ठीक बा, हम देखेम तब कहेम। तो भैया फोन कैनी जे चल देख ल पहचान जे तोहर बेटी है कि ना। तो हम आईनी मुफस्सिल थाना में, अला के बाद में देखनी तो प्रियंके हमर रहली, तो हम पहचान लेनी जे हाँ ये हमर प्रियंका है। तो वहाँ रउआ पहिलका लाश जे पहचानी कैसे पहचानी? वो लाल रंग के कपड़ा से पहचानी, कैसे हमारे प्रियंका लाले रंग के कुर्ती पहन के निकल रही घर से, वही से। अब बरामद भइल बारे उ रउआ के पहचान तरी? हाँ पहचान तरी जे हमर माँ है। माँ है। तभी बात भइल लड़की से? लड़की से भी बात ना भइलक। हम मुफस्सिल थाना में रात 10 बजे गईनी तो वहाँ रही बैठल, तो हम देखनी तो प्रियंके हमर रही। कहाँ रही है अभी पता नहीं कि जब कहाँ रही है कहाँ ना रही है, तो हम चिन्हनी जे हाँ है हमार प्रियंका है। बात ना भइल अभी? ना अभी बात नहीं के भइल। हम रात भर इहे बानी थाना में, रात भर बैठल बानी, अभी तक ले बैठल बानी, अभी तक ले बातचीत ना भइल बा, कोनो एथी नहीं के भइल। वो बाड़ी ऊपर बाड़ी हमने के इसमें जैसे जब शव हमें मिला था तो हमने डीएनए पुष्टि के लिए भी हमने लिख रखा था कि वो, क्योंकि परिवार वालों ने उन शव को बताया था कि उन्हीं की बेटी का है। तो केस तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड था, बट क्योंकि लड़की बरामद हो गई है तो अब हम लोग छानबीन कर रहे हैं कि वो जो शव हमें मिला था वो एक्चुअली में किसका शव है, और लड़की द्वारा इनका मजिस्ट्रेट के सामने बयान भी कराया जाएगा।
एक्चुअली में इनके साथ रेप की जो घटना ये बता रही है, इनके साथ रेप की घटना घटी है, उस मामले में हमने जेल भी भेजा है जो इसमें इन्वॉल्व थे। तो बाकी 164 के बयान हो जाता है, उसके बाद अकॉर्डिंगली जो तथ्य सामने आएंगे उस पर गिरफ्तारी भी हुई है। जी गिरफ्तारी हुई है इसमें। तो स्वीकार किया था ऐसा? जी स्वीकार किया है, रेप की घटना सच है, लेकिन क्योंकि उस समय शव इनके परिवार वालों द्वारा आइडेंटिफाई किया गया था तो हम लोग उसी क्लू को लेके आगे बढ़ रहे थे। बट अब लड़की क्योंकि बरामद हो गई है तो एक्चुअली में वो किसका शव है उसका हम लोग उसके जानकारी का हम लोग प्रयास करेंगे। लड़की कहाँ से बरामद हुई है सर? जी लड़की तुर्कौलिया से बरामद हुई है। क्या बता रही है लड़की जो अभी पूछताछ हुई है उसमें क्या बता रही है? जी अभी पूछताछ जारी है, जैसे ही सामने आता है कुछ भी तथ्य। तो देखिए ये जो मामला है वो कितना संगीन है कि जिसमें पहले लड़की गायब होती है, उसके बाद जो है पुलिस को तहरीर दी जाती है, जिसके बाद जो शव बरामद किया जाता है वो जो लड़की होती है उसकी पहचान घर वाले करते हैं कि हाँ ये जो युवती गायब हुई है वही है, और उसके बाद उसके परिवार वालों के द्वारा उसका पिंड तक दान कर दिया जाता है। और उसके बाद इसमें ट्विस्ट तब आता है जब जिस लड़की का पिंडदान परिवार के द्वारा कर दिया जाता है वह जिंदा पुलिस को मिल जाती है। तो देखिए इसमें जो है कहीं ना कहीं अब परिवार वालों की तरफ से चूक हुई है या फिर पुलिस वालों की तरफ से हुई है, दोनों तरफ ही प्रश्न बनते हैं। क्योंकि देखिए तहरीर दी गई थी, उस पर इन्वेस्टिगेशन जो है चल रही थी और जिसमें पुलिस के द्वारा शव भी बरामद किया गया और इस मामले में जो है गिरफ्तारी भी की गई है। और साथ ही साथ इसमें चौंकाने वाली बात यह है कि गिरफ्तारी में जो लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो आरोपी पुलिस की हिरासत में है, उन्होंने कबूल किया है कि हाँ उन्होंने दुष्कर्म किया था। तो ये तमाम तरीके के सवाल हैं जो इस मामले को और भी संगीन बनाते हैं, जिसमें जिस तरीके से जो घटनाक्रम हुआ उसके बाद जिस तरीके से परिस्थितियां बनी, हर कोई उन परिस्थितियों को सुनने के बाद चौंक गया है। तो ये जो मामला हम आपको बता रहे हैं वो बिहार के पूर्वी चंपारण का है, जहां पर आपको बताते चले कि एक युवती जो है वो पहले गायब हो जाती है, वह अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के बहाने घर के बाहर निकलती है और जिस बीच जब बॉयफ्रेंड से वो मिल लेती है उसके बाद क्या होता है कि उसके जो पड़ोस में रहता है मुन्ना नाम के शख्स का नाम जो है वो जानकारी के अनुसार सामने आया है, वो उसको टेम्पो में उसका अपहरण कर उसे ले जाता है और जिसके बाद उसके तमाम जो और भी साथी होते हैं वो बारी बारी से लड़की के साथ दुष्कर्म करते हैं और जिसके बाद लड़की को छोड़ दिया जाता है। लड़की बेहद ही जो है वो घबराई हुई होती है और वो अपने घर वालों को किसी भी तरीके का संपर्क ना करते हुए अपने रिश्तेदार के यहाँ पर चली जाती है और जिसके कुछ समय के बाद वह अपने घर लौटती है। तो ये तमाम तरीके के जो घटनाक्रम था वो इस मामले में रहा और जिसमें अब पुलिस के द्वारा यह कहा जा रहा है कि जो युवती जिसके नाम पर जो ये मामला चल रहा है उसके पहले मैजिस्ट्रेट के सामने बयान होंगे और जिसके बाद जो तहकीकात है उसको आगे बढ़ाया जाएगा। बिहार के कैमूर पुलिस की बर्बरता की तस्वीर सामने आई है, जहां आपको दिखा दें कि जिसमें पूछताछ के लिए चैनपुर थाने में बुलाने के बाद दंपत्ति की जमकर पिटाई की गई। जी हां, आपको बता दें कि जिसका आरोप चैनपुर थाने के दरोगा पर दंपत्ति के द्वारा लगाया गया। आपको बता दें कि जहां दोनों का मोहनिया जो मेडिकल है वो किया गया और जिसके बाद अस्पताल में प्राथमिक उपचार शुरू हुआ है। पुलिस की पिटाई से बुरी तरह से जख्मी दंपत्ति यूपी के जमानिया थाने के भगरी निवासी राम लखन और उनकी पत्नी सोनी देवी है, जिसमें कि आपको बताते चले कि दंपत्ति के साथ बुरे तरीके से पिटाई की गई है, जिसमें कि आपको यह भी बता दें कि इस समय उनका इलाज चल रहा है। मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान आपको बताते चले कुछ तमाम जो जानकारियां हैं वो सामने आई हैं, जिसमें कि आपको बता दें कि चैनपुर थाना क्षेत्र के तेनेरा निवासी बाबूलाल राम की पत्नी अपने बच्चे के साथ गायब हो गई थी और इस मामले में महिला की सास के द्वारा चैनपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी और जिस मामले में पुलिस को जानकारी मिली कि गायब महिला की बातचीत उसकी बड़ी बहन से हो रही है और उसके बाद पूछताछ के लिए थाने में उन्हें बुलाया गया और जहां पर बुरी तरह से उनकी पिटाई करना शुरू कर दिया गया। पीड़ित राम ने यह भी बताया है कि हमारी बात किसी से नहीं हो रही थी, हमने पुलिस को कहा भी है कि आप
जांच कर लीजिए, लेकिन हमारी बात नहीं सुनी गई और पिटाई करना शुरू कर दिया गया। कैमूर एसपी ने ललित जो है उन्होंने इस पर मामले पर जानकारी देते हुए बताया कि मामले की जांच जारी है। भभुआ एसडीओपी भी जो है वो जांच के उनके द्वारा आदेश दिए गए हैं। रिपोर्ट आने के बाद जो भी दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मामला साहब ये रहा कि हमके जैसे पूछताछ करे खातिर बुलावल गई दरोगा साहब चैनपुर थाना खातिर। जैसे एगो हमार साली रही है ओकर तेनौरा शादी भइल रहा, तेनौरा शादी भइल तो तेनौरा से जो है कि कोई के साथ चली गई, किसी और के साथ वो भी पता हो गया कि नहीं फलाना लड़के के साथ गई है। ठीक, तो वो लड़के के बाबूजी के नाम से हमारा साड़ू केस किया था और जो उनका जो साड़ू का जो लड़का ले गया उनका रिलेशन उनका फुआ हमारे जो ससुराल थी, तो उनको जो फुफ्फा को पकड़ कर पुलिस ले गई तो उनका फुफ्फा जो है हमारे औरत का नाम डाल दिया। जब उनको छुड़ाने के लिए कोई गया था, कुछ पैसा वैसा जो भी दिया होंगे कि भगवान जाने, लेकिन वो हमारा औरत का नाम डाल दिए कि ये बतियाती है जो है उनसे अपने बहन से। तो कहते एकदम मारे लगा, मारा एकदम ये सोचता ना कि अब तो भाई जी बतियौले रही तब ना कही कि नहीं हम बतियाते। तो क्या हुआ, पुलिस क्या किया? पुलिस बहुत मार मारी। कैसे? रूल से, डंडे से मारी? हाँ डंडे से। आपको और आपकी पत्नी को? हाँ दोनों आदमी को मारी है। कहाँ की पुलिस आया पुलिस के द्वारा मारपीट किया गया? हाँ, ये हमारे संज्ञान में आया है। इसमें एसडीपीओ भभुआ को इसमें दिया गया जांच करने के लिए। 24 घंटे के अंदर जांच रिपोर्ट जैसे ही आता है, यदि कोई दोषी होगा सख्त कार्रवाई इस पर की जाएगी। क्या मामला है सर इसमें? वो डिटेल रिपोर्ट आ जाता है तो मैं शेयर करूँगा आप लोगों के साथ। एसडीपीओ जांच कर रहे हैं। आया पुलिस के द्वारा मारपीट किया गया? हाँ, ये हमारे वो लोग चैनपुर थाना में, मतलब उन लोग का ये बताए हैं यहाँ पे चैनपुर थाना में वहाँ के पुलिस के द्वारा पीटा गया है। हमको जो एविडेंस दिखा है तो दोनों लोगों के थाइस पे ब्रूज है, मतलब डंडा का मारा हुआ, मतलब किसी डंडा से मैंने मोटा ऐसे। कहाँ के रहने वाले दोनों? ये लोग यूपी के हैं, गाजीपुर। खबरों में आगे बढ़ते हैं। बिहार में मोतिहारी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। आपको बताते चले कि कोटवा थाने के नवादा चौक से एक कार से एटीएम को काटने आए 6 चोरों को चौकीदार की तत्परता के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं आपको बताते चले कि चोरों के पास से एटीएम मशीन को काटने वाला यंत्र भी बरामद किया गया है और साथ ही साथ यह गिरोह एटीएम मशीन को निशाना बनाकर लूटने का काम करता था। वहीं आपको बता दें कि एएसपी शिखर चौधरी ने जानकारी देते हुए मामले में बताया कि हजारीबाग, सीतामढ़ी और पूर्वी चंपारण के लोग इस एटीएम लूट गिरोह में काम करते थे और अपने कार में ही सभी औजारों को लेकर बंगाल और झारखंड के साथ साथ बिहार को भी निशाना बनाते थे और जिसमें कि 6 लोगों को आज गिरफ्तार कर लिया गया है। नवादा चौक के पास एक एटीएम के कटिंग का प्रयास किया जा रहा है कुछ लोगों द्वारा और तुरंत ये सूचना एसडीपीओ सदर 2 साहब को दी गई। उनके द्वारा एक स्पेशल टीम का गठन किया गया और कोटवा थाना द्वारा गश्ती दल वहां पहुंची और उन्होंने इन अपराधियों को एटीएम कटिंग के प्रयास करते वक्त गिरफ्तार किया है। इस प्रकार की अपराध की एक बड़ी घटना को अंजाम ये लोग दे सकते थे। एटीएम कटिंग की बहुत बड़ी वारदात हो जाती, तो चौकीदार की उस समय अलर्ट रहना और थाना द्वारा तुरंत गश्ती दल को भेज के इस घटना को रोका गया है। इसके लिए चौकीदार बहुत सराहनीय काम किए हैं, साथ ही साथ गश्ती दल ने भी बहुत सराहनीय काम किया है और इसके लिए इनको पुरस्कृत किया जाएगा। जो गिरफ्तार व्यक्ति हैं, हम लोगों ने 6 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है, जिनके नाम है राजेश कुमार, ये हजारीबाग जिला के हैं, मोहम्मद सत्तार, ये शिवहर जिला के हैं, दशरथ महतो सीतामढ़ी जिला के हैं, ओम प्रकाश कुमार पश्चिमी चंपारण बेतिया के हैं, बबलू शाह बेतिया के हैं और फूल मोहम्मद हैं जो कि मोतिहारी जिला के हैं। इनके पास से हमें 5 मोबाइल, 1 जैमर, सीसीटीवी पे स्प्रे करने वाली एक मशीन मिली है, टॉर्च मिला है, चार्जर मिला है और इसके अलावा एलपीजी गैस सिलेंडर और ऑक्सीजन सिलेंडर भी मिला है। इन लोग आए 4 आदमी 4 आदमी आए तो 2 आदमी एटीएम के पास में खड़ा था और 2 आदमी चलाए हमारे पास में रूट पूछने के लिए रास्ता, हाँ जो संग्रामपुर किधर जाता है। तो हम अपना दिमाग को चलाए, इन लोग देखे तो हमको मालूम चला ऐसे जे एटीएम चोर है, काटने आया है। देख के भी अनुभव हो गया हमको ना। फिर भी हम इन सोचे जे अच्छा ठीक है, हम तो थोड़ा गलत रास्ता बताते हैं इनको, ये क्या कर रहा है। तो हम बोले जे चल जाइए आप अरेराज से
संग्रामपुर चल जाइएगा। तो इन लोग बोल रहे हैं जे अरे राज तो उल्टा पड़ेगा, हाँ कैसे ही बता रहा है, बहुत फेर पड़ेगा। हम उसी समय में हमारा दिमाग कुछ चलाए जे जान नहीं रहा है संग्रामपुर, तो फिर और राज कैसे जान गया जो दूर है चाहे गलत है रास्ता ना। उसके बाद में इन लोग बोला जे तो अरे कोई शॉर्टकट रास्ता, हम कहे तो सीधे चले जाइए, 12 किलोमीटर पड़ेगा यहाँ से संग्रामपुर। उसके बाद में इन लोग चल गए हमारे पास से। कौन गाड़ी से थे लोग? इन लोग कार से थे। उजला। बिहार के मोतिहारी में बेखौफ अपराधियों ने सीएसपी संचालक को गोली मारकर 8 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया है और मौके से फरार हो गए। यहाँ आपको बता दें कि इस घटना में रुपए ले जा रहे सीएसपी संचालक के पेट में गोली मार दी गई और जिसका इलाज सदर अस्पताल में जारी है। घटना नगर थाना क्षेत्र के देवराहा बाबा चौक की बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार फिनो बैंक का सीएसपी संचालक अजय कुमार फ्लिपकार्ट ऑफिस से 8 लाख रुपए बाइक की डिग्गी में रखकर अपने बैंक में जमा करने जा रहा था कि तभी पहले से घात लगाए बाइक सवार 3 अपराधियों ने अजय कुमार पर हमला बोल दिया और गोली चला दी, जिसके चलते आपको बताते चले कि अजय के पेट में गोली लगी है और जिस कारण अजय बाइक छोड़कर पीछे भागा। तभी अपराधी उसके बाइक को लेकर भाग निकले जिसमें 8 लाख रुपए रखे हुए थे। इस बीच घटना की जानकारी पुलिस को मिली, जिसके बाद मौके पर पहुंचकर पुलिस ने घायल व्यक्ति को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां पर उसका इलाज जारी है। अब से पैसा फ्लिपकार्ट से पैसा लेके चल रहे थे, गेटे पर मार दिया। गोली काला संस में 3 आदमी था, काला गोली काला नंबर नोट कटी काला और संस ने मार दिया। मोटरसाइकिल पट के भाई मोटरसाइकिल लेके आप पैसा और पैसा मोटरसाइकिल में ही था। कितना रुपया था? लगभग 8 लाख। पहचाने सब उसमें? आप किस पोस्ट? आप सीएसपी चलाते हैं, तो मतलब अपने बैंक में ले जा रहे थे जमा करने? ये लूट किया गया है, उसी के क्रम में गोली चलाई गई है। इनको अभी सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया है। फिलहाल खतरे से बाहर है, बाकी इनकी इलाज चल रही है। हम लोग सीसीटीवी देख रहे हैं और साथ ही साथ हमारी जो सीसीटीवी टेक्निकल टीम है वो भी जांच कर रही है। तो हमने अफसर को लगाया है स्पेसिफिकली इसी केस को देखने के लिए, जो कि जिस रूट में ये लोग भागे हैं उस रूट को पहचान कर उन तक पहुँचने का हम लोग प्रयास करते हैं। कितने की लूट हुई अभी? ये जब आवेदन आएगा तो उसकी पुष्टि हो जाएगी। फिलहाल अभी पता चला है कि मोटरसाइकिल बिहार के बक्सर जिले के मेहदह गांव में घर के बाहर सो रहे युवक पर धारदार हथियार से कई बार वार कर उसके हत्या कर दी गई। आपको बताते चले कि मौके पर बुफसे थाना अध्यक्ष बक्सर सदर डीएसपी पहुंचे और जहां पर मामले की जांच को शुरू कर दिया गया। हालांकि अभी तक यह पता नहीं चल सका है कि व्यक्ति की हत्या किन कारणों के चलते की गई है। बताया जा रहा है कि व्यक्ति दूध बेचने का काम करता था। रात को खाना पीना खाने के बाद दरवाजे के बाहर वह सो रहा था कि सुबह वहां से गुजर रहे लोगों ने उसको खून से लथपथ देखा और इसकी जानकारी परिजनों को दी गई। परिजनों के द्वारा उसे जब अस्पताल पहुंचाया गया तो उसकी सांसें चल रही थी। अस्पताल में प्राथमिक उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। वहीं आपको यह भी बताते चले कि सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम करने के बाद उसे परिवार को सौंप दिया है। करके और फिर द्वार पे गए सोने के लिए। हम लोग छत पर सोए हुए थे। जब छत पर सोए हुए थे तो सुबह हम लोग उठे, मम्मी जा रही थी बाहर तो देखी जा करके तो पूरा मतलब पापा का सर कट गया है और खून मुंह से मतलब फेंक रहे हैं और नाक से भी खून फेंक रहे हैं। तब वो रोने लगी, तब हम लोग जा करके उठे, फिर उनको मतलब टांग करके लाए सदर अस्पताल में बक्सर। यहाँ पे दवा हुआ, बैंडेज उंडेज सब बनाया और उसके बाद आधा घंटा बाद ये लोग बोले कि लेके चले जाइए PMCH में। वहाँ पे एम्बुलेंस आ ही रही थी तब तक से मतलब डेथ। क्या किसी से पुराना विवाद या कुछ ऐसा? नहीं, पुराना विवाद तो हम लोग का किसी से था नहीं, लेकिन मतलब पहले बहुत पहले जब मैं छोटा था तो हमारे घर के पीछे एक कट्ठा ज़मीन था जो हम लोगों का नहीं था, मतलब दूसरे का था। हमारे पापा उनसे खरीदे थे तो हमारे जो देहात लोग थे वो बोल रहे थे ना कि हमारा रास्ता है, हम लोग नहीं देने देंगे ये वो। तो इसकी वजह से थोड़ा बहुत मतलब झगड़ा हुआ था, लेकिन कभी मारपीट तक मतलब ये नहीं हुआ था, यही बोला बोली कभी हुआ था। हम लोग पापा हमारे बहुत सीधा इंसान थे, वो झगड़ा करते ही नहीं थे किसी से। तो उसके बाद फिर कोर्ट में सब केस वगैरह चला तो हम लोग जीत गए, तो फिर छोड़ दिए वो लोग। यहीं 7-8 साल तक मतलब केस चलता रहा, छोड़ दिए। अब फिर मतलब ज़मीन छोड़ दिया, फिर झगड़ा वगड़ा सब कुछ बंद हो गया। अब हम लोगों से झगड़ा था और किसी से हम लोग कोई झगड़ा नहीं। हम ये नहीं बोल रहे कि मतलब वही लोग की है,
पता नहीं कौन किया, हम लोग देखे तो नहीं। बिहार के पालीगंज थाना क्षेत्र के भगजोगा गांव के पास एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक को गंभीर अवस्था में पीएचसी में ले जाया गया और वहीं चिकित्सक ने युवक को प्राथमिक उपचार के बाद एम्स रेफर कर दिया, जहां युवक की रास्ते में ही मौत हो गई। वहीं आपको बताते चले कि युवक को सर में एक गोली और शरीर में गोलियां मारी गई थी और मौके पर 4 गोली चलने की बात जो है वो सामने आई है। मृतक की पहचान पालीगंज थाना क्षेत्र के पश्चिमी फतेहपुर निवासी चंदन सिंह की 23 वर्षीय पुत्र रवि कुमार के रूप में हुई है। बताया जा रहा है कि रवि का पहले से आपराधिक मामले में जेल भी जा चुका है और फिलहाल पुलिस एफएसएल टीम को बुलाकर जांच करने में जुटी है। हम दोनों भाई पालीगंज गए हुए थे काम से, अपने में वो लड़का फोन किया हमारे पास, सिंधु हमें जान पाए भैया कुछ काम है अर्जेंट, नहर पाइए ना, और जो रास्ते पर खड़ा। हम गए, हम गाड़ी में रह गए, हमारा भाई उतर के चल गया बतिया ने उन्हें 10-20 मिनट बैठ के बतिया कि रात 4 आदमी मोटरसाइकिल से आया, हमारा ग्रामीण है, चारों आया। उतरते ही हम गाड़ी स्टैंडों पर नहीं लगाया, उतरा सीधे जब जाकर सटा। कितने गोली मारा है? 2 गोली। पहले से कोई विवाद हुआ था क्या? हाँ, पहले से विवाद था, पहले भी हमें ऊपर विवाद किया है हमला। 1 महीना पहले भी हम केस किए हैं उसके ऊपर, हमला भी दिए थे। घटना कहाँ पे हुआ है? भगजोगा से मिलती हुआ जो नहर आता है वही, मतलब स्कूल से 50 कदम है। कितने लोग थे? नहर है। कितने लोग थे गोली मारने वाले? 4 लोग गए, 2 लोग ठीक पीछे शायद, उनको तो हम नहीं बोले, लेकिन 4 लोग थे एकदम ग्रामीण हमारे। अगली खबर का रुख करते हैं। दिल्ली के भजनपुरा इलाके में 10 जुलाई को सुमित चौधरी नाम के एक शख्स की कुछ लड़कों ने बेरहमी से मर्डर कर दिया था और अब इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। आपको बताते चले कि वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे मामूली बहस के बाद हत्या कर दी गई। मृतक जिम चलाता था और उसका टूर एंड ट्रेवल्स का बिजनेस भी था। पुलिस के मुताबिक मृतक सुमित चौधरी का भी क्रिमिनल हिस्ट्री था। वहीं आपको बताते चले कि सुमित की हत्या का सीसीटीवी फुटेज आया है और जिसके बाद उसमें साफ दिखाई दे रहा है कि आरोपी ने सुमित पर 17 से ज़्यादा बार चाकू से वार किया। इसके बाद सुमित वहीं ढेर हो गया, फिर आरोपी मौके से भाग खड़ा हुआ और इसी मर्डर केस पर अब आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में अपराधों पर भाजपा की केंद्र सरकार के साथ साथ एलजी पर तीखा हमला बोला है। कैबिनेट मंत्री व आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि दिल्ली की कानून व्यवस्था लगातार चरमराती जा रही है। अपराधियों में दिल्ली पुलिस का बिल्कुल भी खौफ नहीं रहा है और वो खुलेआम सीसीटीवी कैमरे के सामने संगीन अपराधों को अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि केजरीवाल सरकार ने लोगों को सुरक्षा देने के लिए दिल्ली भर में सीसीटीवी कैमरा लगाए हैं, लेकिन ऐसी कई वीडियोस वायरल हो रही हैं जिसमें अपराधी उनके सामने निडर होकर गंभीर अपराध करते हुए देखे जा रहे हैं और इससे पता चलता है कि अपराधियों को विश्वास है कि वो दिल्ली पुलिस से बचकर आसानी से निकल जाएंगे। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप सुनिए। कई महीनों से इस तरीके के वीडियोस दिल्ली में काफी आम हो गए हैं, वायरल हो रहे हैं, जिसमें खुल्लम खुल्ला बिना किसी डर के जो अपराधी हैं, जो बदमाश हैं, वो दिल्ली में आज इस तरीके से निरंकुश हो गए हैं कि वे खुल्लम खुल्ला सीसीटीवी के सामने मर्डर करने में नहीं हिचकिचा रहे हैं और ये बातें लगभग आम हो गई हैं। जगह जगह दिल्ली सरकार द्वारा सीसीटीवी लगाए गए, उसके बावजूद हम देख रहे हैं सीसीटीवी में अपराधियों की पहचान होने के बावजूद अपराधियों के मन में लॉ एंड ऑर्डर का, पुलिस का भय खत्म होता जा रहा है। उसका बड़ा कारण यह है, अपराधियों को मालूम है कहीं ना कहीं हम दिल्ली पुलिस से बच के निकल जाएंगे। दिल्ली पुलिस के अंदर आप किसी भी थाने में चले जाएं, पुलिस बलों की भारी कमी है, क्योंकि जो पुलिस बल हैं भी वे भी वीआईपी सिक्योरिटी के अंदर व्यस्त हैं और हर थाने के अंदर अगर आप किसी भी एसएचओ से बात करें तो आपको पता चलेगा, वो कहेंगे साहब हमारे पास कांस्टेबल ही नहीं है, हमारे पास हेड कांस्टेबल ही नहीं है, हम बीट के लिए कहाँ लगा दें। एक जमाना था जब दिल्ली में हर मोहल्ले में
एक बीट कांस्टेबल हुआ करता था। रात को उस बीट कांस्टेबल की गश्त की आवाज सुनाई दिया करती थी, मगर आज वो पूरी तरीके से खत्म है। आरडब्ल्यूएस भी अपनी सिक्योरिटी एजेंसी, अपनी प्राइवेट सिक्योरिटी लगा के, अपनी कॉलोनी के चारों तरफ गेट लगा के अपनी सिक्योरिटी कर रहे हैं। दिल्ली पुलिस और दिल्ली की कानून व्यवस्था सीधे तौर पे एलजी विनय सक्सेना साहब के अंदर आती है, केंद्र सरकार के सामने के अंदर आती है, मगर इसके ऊपर कोई काम होता नहीं दिख रहा। बल्कि ये आप भर्ती करने की कोशिश तो दूर, केंद्र सरकार ने दिल्ली पुलिस का बजट इस साल और घटा दिया है। यानी कि दिल्ली पुलिस के लिए केंद्र सरकार के पास ना मंशा है ना पैसा है। एलजी साहब लगभग हर हफ्ते किसी न किसी बात पे एक लंबा उपदेश दिल्ली की चुनी हुई सरकार के काम के विषय में लिखते हैं, मगर जो काम उनका अपना काम है, उनका कोर विषय है डीडीए और दिल्ली पुलिस, जो कि केंद्र सरकार के अधीन सीधे तौर पे आते हैं, वे जनता से कितना दूर हैं ये दिल्ली की जनता बता सकती है। इन दोनों के कामों में लगातार गिरावट हो रही है। एक तरफ डीडीए जिसके ऊपर कंटेम्प्ट चल रहा है कि कोर्ट को धोखा देके डीडीए ने दिल्ली के 1100 पेड़ काट दिए, जो सीधा केंद्र और एलजी के अधीन है। दूसरी तरफ दिल्ली। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।